हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड आई वेलकम यू टू मॉड्यूलेशन सीवीटी। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जीके के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक, दैट इज अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज हर साल क्या होता है, आप देखोगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स है क्या है, स्टैटिक पार्ट तो जुड़ा हुआ है ही, साथ ही करंट अफेयर्स का पार्ट भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि जैसे ही कुछ अवार्ड्स के बारे में बताऊंगा, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि 2023 में, यानी अभी जो साल चल रहा है, या 2024 में जब आपके एग्जाम्स होंगे, उस समय आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि एक बात बताओ, इस साल नोबेल प्राइज अलग अलग जो 6 कैटेगरीज में वो किनको किनको मिले। ठीक, ऐसे कुछ सवाल आ सकते हैं। यानी ये इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि नोबेल प्राइज एक्चुअली कितने फील्ड्स में दिए जाते हैं, है ना। आपको समझना पड़ेगा कि ज्ञानपीठ अवार्ड, नाम तो है अवार्ड का, लेकिन वो किस फील्ड में दिया जाता है ना। इसी तरह से व्यास सम्मान, आप बस पढ़ते जाओगे और उसको एज अ करंट अफेयर्स के फॉर्म में याद करोगे तो आपको चीजों को अंडरस्टैंड करने में और समझने में तकलीफ होगी। ठीक, इसीलिए मैंने एक्चुअली क्या किया है, आपके सामने ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो अवार्ड्स हैं वो सामने रख दी हैं। ठीक, एंड साथ ही साथ बताया है कि उसकी रेलेवेंसी और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। क्लियर है, जैसे कि मैंने भी बताया कि भारत रत्न कब देते हैं, किसको देते हैं, तो ये सारी चीजें मैंने डिटेल्स में बता दी हैं, और साथ ही साथ कोशिश करा है कि उसके ब्रैकेट में मैं ये डाल दूं कि ये पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ है। ठीक, क्योंकि अभी देखोगे आप वनडे एग्जाम्स में, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में ये सारे सवाल भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैंने आपका काम बहुत आसान कर दिया है, बस आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को सुनेंगे और आपकी बहुत सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। चलिए एक एक करके ध्यान ध्यान से समझना है। ठीक है, पहला है नोबेल प्राइज। आप देखोगे नोबेल प्राइज के लिए मैंने डेडिकेटली एक अलग सा वीडियो आपको बनाकर दिया है, ताकि उसमें समझाया है मैंने कि नोबेल प्राइज कब स्टार्ट हुआ था, किनके नाम पे है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, स्वीडन के थे, राइट। वो बेसिकली बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर थे, एट द सेम टाइम साइंस एंड आर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज्यादा क्या थे, मोटिवेटेड इंसान थे, है ना। उनके नाम लगभग 350 से ज्यादा पेटेंट्स भी हैं, है ना। इस तरह की बातें मैंने उस वीडियो में बताई हैं, जिनको आपको देख लेना चाहिए। क्लियर है, तो समझ के देखो आप नोबेल प्राइज एक्चुअली कितने फील्ड्स में दिए जाते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, पहले तो नोबेल प्राइज एक्चुअली स्टार्ट कब हुआ था, 1901 से। ठीक है, ये जो जितने भी सारे प्राइजेस है 5, ये कब स्टार्ट हुए, 1901। ठीक है, 1901 से। आपसे ये भी पूछ दिया जाए कि अगर नोबेल प्राइज की स्टार्ट कब हुई थी, दैट इज 1901। ठीक है, किन के नाम पे नोबेल प्राइज का नोबेल प्राइज नाम पड़ा, ठीक है, दैट इज अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, कहां के थे, स्वीडन के थे, स्वीडिश। ठीक है, स्वीडन के थे, दैट इज स्वीडिश थे। ठीक है, तो नोबेल प्राइज एक्चुअली 6 फील्ड में दिया जाता है, एक पीस के फील्ड में, एक लिटरेचर के फील्ड में, एक मेडिसिन, या उसको बोलते हैं हम लोग दैट इज मेडिसिन या फिलोसफी, मतलब सॉरी फिलोसफी कह रहा हूं मैं, जो हमारी जो बॉडी की है, दैट इज, है ना, उनकी जो भी स्ट्रक्चर्स के बारे में या बाकी चीजों के बारे में जो खोज करता है ना, उनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, फिजिक्स, नेक्स्ट इज केमिस्ट्री। ये 5 के 5 जो खिताब है, ये नोबेल दैट इज अल्फ्रेड नोबेल के विल में लिखा हुआ था। किनके विल में, विल में। ठीक है, सो मैं जो बता रहा था मेडिसिन, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी उसको कहते हैं, यानी हमारे बॉडी से रिलेटेड जो कुछ भी स्टडी हो रही है, कुछ अच्छा चीज पता चला, जैसे मान लो हमें पता चला कि कैंसर का जो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है वो क्या है आज के समय, आप देखते हो ऐसा बताया जाता है कि जो बॉटल की पानी होती है, दैट इज, मान लो आप जो ट्रैवल कर रहे हो, है ना, आपने क्या किया, बॉटल का पानी खरीद लिया, दैट इज बिस्लेरी का, या फिर रेल नीर का खरीद लिया, किलने का खरीद लिया, ये सारी चीजें आपने खरीदा। क्लियर है, तो ऐसा बोला जाता है कि उसमें ज्यादा दिनों तक आप रेगुलरली क्या करो, पानी मत पियो, है ना। यानी हम लोग कैसे करते हैं, कभी कभी घर ले आते हैं, उसी में पानी पिए जा रहे, तो ऐसा मना किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक के बॉटल्स से पानी रेगुलरली और बहुत दिनों तक पीने से क्या होता है, कैंसरस सेल्स डेवलप हो सकती है। जैसे ये एक छोटा सा बात है। ठीक, जिन्होंने भी इसका खोज किया होगा वो साइंस एंड टेक के फील्ड में बहुत उन्होंने क्या किया, अच्छा काम किया, मेडिसिनल फील्ड में, है ना। इसी तरह से कुछ ऐसे मेडिसिन का कोई खोज करके दे देता है ना, कि मान लो आज के समय कुछ कैंसर का कोई ट्रीटमेंट खोज दे, तो आप देखोगे उसको क्या होगा, उन्हें निश्चित तौर पर मेडिसिन के फील्ड में उस साल नोबेल प्राइज मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा होना भी चाहिए पूरा का पूरा, मतलब खोज, जिसके वजह से क्या हो, इंसानी जो पूरी जीवन है उसमें क्या हो, थोड़ी बदलाव आए, थोड़ा अच्छा हो, उसमें चीजें बदले। ठीक है, तो 4-5 फील्ड ये हो गया, और जो छठा फील्ड है दैट इज इकोनॉमिक्स का, वो 1969 में जोड़ा गया था। ठीक है, 1969 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, चलो, तो आपको समझ में आ गया नोबेल प्राइज कितने, 6 फील्ड में दिया जाता है, दैट इज 3 के 3 साइंस, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, और बायोलॉजी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, मेडिसिन। ठीक है, एट द सेम टाइम लिटरेचर,
पीस और फाइनली इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। क्लियर है? इकोनॉमिक्स का आपको याद रखना है 1969 से स्टार्ट हुआ था, बाकी 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के विल में ये 5 के 5 चीजें दी गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट है पुलित्जर प्राइज। पुलित्जर प्राइज देखो आप किसमें दिया जाता है? जर्नलिज्म में। ठीक है, पुलित्जर प्राइज जर्नलिज्म में दिया जाता है। आप ये मत सोचना यहाँ से कि सर ये वाला याद करूं वो वाला याद करूं, मैंने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट ही यहाँ पे करवाए हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से यह सारी चीजों को करना ही करना है। क्लियर है? चलो, तो पुलित्जर प्राइज आप देखो किसमें? जर्नलिज्म में, और ये कब से स्टार्ट हुआ है? 1917 में। तो जर्नलिज्म में आप देखोगे कुछ लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे काम करते हैं, ब्रेव काम करते हैं। जैसे मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। जब अफगानिस्तान में बहुत क्राइसिस चल रही थी, ठीक है, तो वहां पे एक शायद सादिक या कुछ ऐसे करके नूर नाम के कोई एक जर्नलिस्ट है, ठीक है, उन्होंने बहुत ब्रेवरी का काम किया। सोच के देखो, अमेरिकन ट्रूप्स वहां से भाग रहे हैं, यानी उस तरह का कंडीशन बन रहा है ना। उस कंडीशन में भी उस इंसान ने क्या किया? वहां रहकर सारी रिपोर्टिंग करी है। ये बहुत ज्यादा ब्रेव काम है। यानी जर्नलिज्म, यानी आप तक न्यूज पहुंचाने के लिए, सही न्यूज पहुंचाने के लिए उस इंसान ने क्या किया? अपना जान की बाजी लगा दी। ठीक, तो आप देखोगे ऐसे जब बहुत ब्रेव वाले काम करेंगे कोई, है ना, या बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट तरीके से जर्नलिज्म करेंगे, निष्पक्ष तरीके से, किसी का पक्ष लेकर नहीं करेंगे, इस तरह के जर्नलिज्म जहां भी देखने को मिलता है दुनिया में, आप देखोगे उनको क्या मिलता है? पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया जाता है। कोई दिक्कत? जर्नलिज्म में आप इस चीज को ध्यान से रखोगे। नेक्स्ट है एकेडमी अवार्ड। एकेडमी अवार्ड को ही ऑस्कर अवार्ड्स कहा जाता है। ये फिल्म से जुड़ी हुई जितने भी और भी कुछ कुछ ऐसे अवार्ड्स होते हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि मान लो उस एक फिल्म की बात कर लेते हैं जिसको मान लो ऑस्कर प्राइज मिला हुआ है, ठीक है, एंड आप देखोगे जो भी ये आप देखोगे फिल्म है, उससे रिलेटेड क्या होते हैं? कुछ सॉन्ग्स भी होते हैं। उससे रिलेटेड क्या होते हैं? उस फिल्म में काम किया हुआ कोई एक्टर भी होगा। उस फिल्म में कौन और काम करता है? दैट इज डायरेक्टर भी काम करते हैं, प्रोड्यूसर्स भी काम करते हैं, एक्टर्स भी काम करते हैं, है ना, और उनके को एक्टर्स भी काम करते हैं। यानी फिल्म से जुड़ा हुआ जितना भी इंसान या व्यक्तित्व है, उन सबको भी ऑस्कर में क्या दिया जाता है? प्राइज दिया जाता है। ठीक है, इसका प्रोसेस कैसा है? इसका प्रोसेस ये है कि दुनिया भर से क्या होती है, सारी कंट्री अपने अपने जो देश की जो भी मूवीज बनती हैं या सॉन्ग्स बनते हैं उनको क्या करती है? नॉमिनेट करती है, यानी आगे पहुंचाती है। जैसे मान लो ऑस्कर वालों ने क्या किया? इंडिया वालों को कॉल कर दिया कि हेलो भाई बताओ आप कौन से मूवी को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट करना चाहते हो। ठीक है, इंडिया वालों ने क्या कर दिया? एक मूवी को नॉमिनेट कर दिया वहां पे। ठीक, और वो मूवी को फाइनली क्या करेंगे? जो ऑस्कर जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो उस मूवी को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, उनके एक्टर्स को बहुत ध्यान से देखेंगे, उनके एक्ट्रेस को बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक, उनके जो सॉन्ग्स होंगे उनको भी बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे कि जय हो के लिए, दैट इज सॉन्ग के लिए किसको मिला था? आप देखोगे कंपोजर जो AR रहमान है उनको क्या मिला था? उनको ऑस्कर का अवार्ड मिला था। ठीक है, इसी तरह से देखोगे आप बहुत सारे और एक्ट्रेस एक्टर, विल स्मिथ को भी कुछ टाइम पहले ऑस्कर मिला था जिसमें उन्होंने थप्पड़ लगा दिया था, कंट्रोवर्सी बन गई थी। ठीक है, तो एक्टर्स, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, सॉन्ग जो लिरिसिस्ट होते हैं उनको, ठीक है, जो आप देखोगे बेसिकली जो सिंगर होते हैं उनको, कंपोजर, ऐसे जो डाइवर्स फील्ड हैं, मतलब अलग अलग फील्ड के लोग जो बेसिकली एक काम को लेकर समर्पित है, दैट इज फिल्म बनाते हैं, उनको क्या प्राइज मिलता है? ऑस्कर प्राइज मिलती है, जिसको एकेडमी अवार्ड्स भी कह देते हैं हम लोग, एकेडमी अवार्ड्स या ऑस्कर अवार्ड। तो फिल्म के रिलेटेड जितने भी लोग हैं, फिल्म से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, है ना, अभी मैंने सब कुछ नाम बताया आपको, ठीक है, सिनेमाटोग्राफर, ऐसे कुछ बहुत सारे होते हैं, स्क्रीन प्लेयर, जो भी सारी चीजें होती है उन सबको आप देखोगे उसमें प्राइज दिया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा लाइमलाइट किस चीज के लिए होता है? प्रोड्यूसर्स के लिए, डायरेक्टर के लिए, है ना, स्पेशली डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, और जो फिल्म होती है उन 4-5 अवार्ड्स पे ज्यादा निगरानी होती है, सबकी ज्यादा ध्यान होती है। क्यों? एक्टर अपने दम पर कोई कोई मूवी चला देता है ना, अपने दम पे कोई कोई एक्ट्रेस बहुत अच्छी मूवी बना देता है। डायरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे क्रिस्टोफर नोलन, उनका नाम बहुत ऊपर है ना, वो बेसिकली ऐसे ऐसे मूवी बनाते हैं जो बिल्कुल ऑस्कर में अवार्ड लेके आती है, मूवी भी लेके आती है और डायरेक्टर को भी अपना अवार्ड मिलता है ना। एक्टर से ऐसे काम लेते हैं कि एक्टर को अवार्ड मिल जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं। जैसे अभी देखोगे क्रिस्टोफर नोलन का सबसे जो लेटेस्ट मूवी था वो क्या था? ओपेनहाइमर। बहुत सारे मूवी हैं जैसे इंटरस्टेलर और बाकी बहुत सारे मूवी आप देखोगे। तो फिल्म से जुड़ी हुई चीजें हैं। कब से स्टार्ट हुआ? 1929 से। 1929 से। प्लीज ईयर को भी आपको याद करते हुए चलना है। 1917 देखो, यानी पुलित्जर प्राइज पहले से स्टार्ट है 1917 से। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, 1917 में क्या चल रहा था? वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, दैट इज 1914 से लेकर 1918 के बीच वर्ल्ड वॉर 1 चल रही है। एंड इस वर्ल्ड वॉर में ही क्या स्टार्ट हो गया? पुलित्जर प्राइज देना स्टार्ट हो गया। यानी उस कंडीशंस में जो जाके क्या करते थे, आप देखोगे जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनको ये प्राइज देने लगे। ठीक है, चलो ब्रेवरी के लिए। सो फाइनली एकेडमी अवार्ड्स को क्या कहते हैं? ऑस्कर अवार्ड्स कहते हैं, जो कि फिल्म से जुड़ा हुआ है और 1929 से ये स्टार्ट हो गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, कलिंग अवार्ड।
कलिंग अवार्ड बेसिकली क्या किसमें मिलता है, साइंस के फील्ड में मिलता है। कलिंग अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ठीक है। इंडिया में आप देखोगे इस अवार्ड को हम लोग देते हैं। 1952 से स्टार्ट किया हमने, 1952 से, यानी हमारा जब देश आजाद हो जाएगा तभी तो हम कुछ अवार्ड्स अनाउंस करेंगे, है ना। तो 1947 में हमारी देश आजाद हो जाती है एंड उसके 5 साल बाद ही हम क्या करना स्टार्ट करते हैं, सर बताओ, अब कलिंग अवार्ड देने लगते हैं। यानी हमारे इंडिया में जो भी साइंस से लेकर बहुत अच्छे क्या करेंगे, इन्वेंशन करेंगे, खोज करेंगे, साइंस को लेकर बहुत ज्यादा डेडिकेशन दिखाएंगे, है ना, कुछ डिस्कवरी करने की कोशिश करेंगे, पेटेंट करवाएंगे, उनको क्या देते हैं हम लोग, कलिंग अवार्ड देते हैं, लेकिन साइंस के फील्ड में ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बुकर प्राइज। बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज है बुकर प्राइज, लिटरेचर के फील्ड में देते हैं एंड ये 1929 से स्टार्ट हुआ। सो 1929 बहुत इंपॉर्टेंट साल। 1929 में ही देखो आप ऑस्कर अवार्ड भी शुरू हुई है। 1929 में ही ऑस्कर अवार्ड शुरू हुई है। 1929 में ही आप देखो ध्यान से, लिटरेचर के फील्ड में क्या देने लगे हम लोग, बुकर प्राइज देने लगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ। 1929 में ही, ठीक है, अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया था, ठीक है। कभी समय मिले तो आप गूगल कर सकते हो, और बेसिक थोड़ी बातें तो मैं आपको अभी ही बता दे रहा हूं, ठीक है। सो ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आई थी। दुनिया में फर्स्ट टाइम ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस देखा गया, है ना, दैट इज बैंक फेल हो गई थी जिस समय, राइट। बैंक फेल हो जाने की वजह से आप देखोगे, आप सोच के देखो, आप बहुत पैसे थोड़ा बहुत कमाते हो, ठीक है, आपने सेविंग के लिए कहां आप जमा करोगे, जनरली बैंक्स में जमा करोगे। एंड इमेजिन आपने अगर 20 लाख रुपए बैंक में जमा कर लिए बहुत मेहनत करके साल भर, और वो बैंक ही कोलैप्स कर गया, यानी वो बैंक आपको पैसा लौटा नहीं पा रहा क्योंकि वो उसकी दिवालिया निकल चुकी है, क्या हालत होगी, बहुत बुरी हालत होगी, है ना। उसी तरह से आप देखोगे 1929 में ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में अमेरिका में क्या हो गया था, बैंक फेल हो गई थी, जिसके वजह से ग्रेट डिप्रेशन आ गया। क्यों? क्योंकि उस समय आप देखो वर्ल्ड वॉर 1 ऑलरेडी हो गई थी 1914 से 1918 के बीच। दुनिया में ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका था, ठीक है, इकोनॉमिक लॉसेस हुई थी। अमेरिकन जो थे वो बेसिकली क्या करते थे, फंड करते थे बहुत सारे और कंट्रीज को, दैट इज जैसे कि आप देखोगे ब्रिटेन को, है ना, फ्रांस को, इन सबको क्या देती थी, पैसे प्रोवाइड करती थी बैंक्स इनके, है ना। स्विट्जरलैंड में बैंकिंग सिस्टम इतना तगड़ा कैसे हो गया, इतना मजबूत कैसे हो गया, क्योंकि स्विट्जरलैंड के जो बैंक्स होते थे, स्विस बैंक और बाकी सारे बैंक, वो क्या करते थे, वो देखोगे आप, इनको लोन प्रोवाइड करते थे, डेट देते थे। डेट मतलब कुछ उधार देते थे, ठीक है, जिसको आपको बाद में किस फॉर्म में देना है, इंटरेस्ट रेट्स के साथ देना है, ठीक। तो इसी तरह से देखो अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इन लोगों के बैंक की और फाइनेंशियल सिस्टम क्या हो गई, बहुत मजबूत हो गई है। आज भी स्वीडन का बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग है ना। स्विस बैंक आप सुनते होंगे, सारे लोग स्विस बैंक में पैसा जाके अपना डाल देते हैं, ब्लैक मनी ऐसा वैसा। क्यों? क्योंकि स्विस बैंक कैसा बैंक है, प्राइवेट ओन्ड बैंक है, एंड आप देखोगे वो बैंक कभी भी किसी को अपना डेटा नहीं देता, है ना, यानी उस का डेटा आप कहीं से भी ला नहीं सकते। जैसे मान लो एसबीआई क्या है, गवर्नमेंट बैंक है, तो अपना डेटा रिलीज करते हैं कि भाई इतना मेरा आज घाटा हुआ है साल भर में, या इतना प्रॉफिट हुआ है, इतनी हमारी रेवेन्यू हुई है, इतना हमारा नॉन एसेट है, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, ये सारा डेटा देना पड़ता है ना, या गवर्नमेंट को दिया जाता है। आरबीआई रिलीज कर देती है कि देखो भाई ऐसा ऐसा इस बैंक का परफॉर्मेंस है, लेकिन स्विस बैंक क्या करती है, किसी को अपना डेटा नहीं देती। इसी वजह से आप देखोगे दुनिया में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहां पे अपना ब्लैक मनी जाकर छिपाते हैं। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, क्लियर है, यानी गवर्नमेंट भी उससे डिमांड नहीं करती और गवर्नमेंट के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग है। चलो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गया होगा। सो बुकर प्राइज देखो हर साल क्या किया जाता है, लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। बुकर प्राइज के जो विनर्स होते हैं वो आप देखोगे लिटरेचर में, लिटरेचर कहने का मतलब है सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं होती, बहुत सारे अलग अलग जो लैंग्वेजेस हैं उनमें जो बहुत उत्कृष्ट तरीके से जो भी उस लिटरेचर में काम कर रहा होता है उनको ये प्राइज दिया जाता है, ठीक है। तो ये बुकर प्राइज के बारे में बात किया जा रहा है, लिटरेचर के फील्ड में मिलता है 1929 से, क्लियर है। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। आपने सुना होगा हनी सिंह को भी गाते हुए कि ग्रैमी ले आऊंगा, ऐसा करके कुछ गाने हैं, है ना, ठीक है। तो ग्रैमी अवार्ड क्या है, म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है, ठीक। ग्रैमी अवार्ड ऐसा म्यूजिक का फील्ड में दिया जाता है, आप सोच के देखो इंडिया में म्यूजिक का जो पूरा का पूरा कल्चर है वो क्लासिकल फॉर्म में है, राइट। या आप देखो कि धुन और इन सब पे ज्यादा फोकस किया जाता है, हमारी क्लासिफिकेशन क्लासिकल फॉर्म में ज्यादा है, लेकिन बाहर आप देखोगे बहुत अलग तरीके से उनका क्लासिफिकेशन, जैसे जैज हो गया, ठीक है, आप देखोगे बैस ज्यादा होगा, वो म्यूजिक हो गया, पॉप कल्चर है, हमारे यहाँ पे पॉप कल्चर नहीं है। रैप कल्चर हमारे यहाँ पे बहुत बाद में आया, और रैप भी कितना घटिया सा आता है, कुछ भी उल्टा सीधा गाते हैं, है ना। बाहर आप देखोगे रैप्स में जैसे एमिनेम हो गया, इन लोगों की रैपिंग आप देखोगे, राइट, ठीक है। अब ड्रेक का देखोगे रैपिंग, है ना, इन लोगों की रैपिंग बहुत अलग लेवल पे करते हैं, लोग बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली म्यूजिक के फील्ड में, म्यूजिक अगर किसी ने बहुत अच्छा कंपोज किया है या ऐसा किया है तो उनको क्या मिलता है, आप देखो ग्रैमी अवार्ड मिलती है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ये 1958 से स्टार्ट हुई है, 1958 से, क्लियर है। चलो नेक्स्ट प्राइज है
मैग्सेसे, रैमन मैग्सेसे। रैमन मैग्सेसे अवार्ड बेसिकली ये भी जर्नलिज्म में ही दिया जाता है, लेकिन कैटेगरिकली सिर्फ जर्नलिस्ट को दिया जाए ऐसा जरूरी तो नहीं है, ठीक है। जैसे रैमन मैग्सेसे अवार्ड को क्या बोला जाता है, एक तरह का नोबेल प्राइज बोला जाता है फॉर जर्नलिज्म। फिर से बता रहा हूं, रैमन मैग्सेसे अवार्ड को क्या बोला जाता है, एक तरह का नोबेल प्राइज ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में ये नोबेल प्राइज है, सबसे ऊपर लेवल का प्राइज है, ठीक है। हमारे इंडिया से रवीश कुमार जो है, जो एनडीटीवी में क्या करते थे, एंकरिंग करते थे कुछ समय पहले तक, जिन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया वहां से, ठीक है, उनको ये रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। सो इंडिया से देखोगे आप, जो रवीश कुमार है उनको ये अवार्ड मिल चुका है। ये क्यों मिलता है? गवर्नमेंट या पब्लिक सर्विस के लिए, गवर्नमेंट या पब्लिक सर्विस के लिए बहुत उत्कृष्ट काम किया किसी ने, तब भी मिल सकता है, ठीक है। सोशल सर्विस के लिए, जर्नलिज्म के लिए, ठीक है, लिटरेचर के लिए भी मिल सकता है, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो रवीश कुमार को आप देखो इससे किस किस चीजों से मिला होगा, सोशल सर्विस और जर्नलिज्म के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि अब वो अवेयरनेस फैला रहे थे, है ना। जो भी जज होंगे वहां पे, वो तो ऐसे ही देखेंगे ना कि वो हर गली गली घर घर घुस के या आसपास जाके क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं, उनकी सारी चीजों को चैलेंज कर रहे हैं। वो बेसिकली सोशल सर्विस कर रहे हैं एक तरह से, यानी आम लोगों से बात करते हुए क्या कर रहे हैं, वहां से उनकी जो राय है उस गवर्नमेंट को लेकर, ठीक है, किस तरह का गवर्नेंस चल रहा है, इस बातों को लेकर वो क्या कर रहे हैं, वहां पे मुद्दा उठा रहे हैं, है ना। और जर्नलिज्म तो कर ही रहते हैं, ठीक है, ये सारी बात है। उनको अंडरस्टैंडिंग होगी कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की, तो जर्नलिज्म में वही इंसान बहुत आगे मूव कर पाता है जहां पे आप देखोगे जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अभी देखो जैसे वायोन में आपने देखा होगा, ठीक है, पाखी शर्मा को, उनकी जो पालकी शर्मा, राइट, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है जियोपॉलिटिक्स की बहुत अच्छी है ना। तो उनकी जो ग्रोथ आप बहुत ज्यादा हो चुकी है, राइट, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही थी, है ना। तो ये रिसेंट एग्जांपल्स कुछ मैं आपको दे रहा हूं ताकि उस चीज को आप कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। तो रैमन मैग्सेसे अवार्ड कब से स्टार्ट हुई है? 1957 से हुई है, 1957 से हुई है। सो देखो मैक्सिमम अवार्ड जो है ना 1950 के बाद ही स्टार्ट हुई एक्चुअली। कुछ अवार्ड्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि कब हुई थी। जैसे जर्नलिज्म में मैंने बताया था आपको पुलित्जर प्राइज कब दिया जाएगा, जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, उस समय सोच के देखो, ऐसे कंडीशन में जब किसी का जान का कोई भी वैल्यू ही नहीं था, सब लोग एक दूसरे को मारने को लेकर लगे हुए थे। वर्ल्ड वॉर 1 को क्या बोला जाता है? द फर्स्ट ग्रेट वॉर बोला जाता है। किस नाम से बोला जाता है? फर्स्ट ग्रेट वॉर, क्योंकि इससे पहले दुनिया में इतना बड़ा मास लेवल पे क्या हुआ था, डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था। बहुत सालों साल तक लोग क्या होते रहते, महीने महीने तक क्या हो रहे थे, बड़े बड़े पिट खोद लेते थे, गड्ढे खोद देते थे, है ना, वहीं से एक दूसरे को गोली मार रहे हैं, ठीक है, बहुत सालों तक चल रही है। ट्रेंच खोद कर, ट्रेंच मतलब समझते हो ना, क्या हुआ, इस एरिया में मान लो बहुत बड़ा था, क्या किया गया, इधर बहुत बड़े दूर तक इन्होंने डिग इन कर दिया, वहीं पे जाके छिप के आगे बोड़ी लगाकर फाइटिंग कर रहा है ना। और इसमें होता क्या था, बहुत लोगों का तो बिल्कुल पाँव जो है ना, पाँव जूतों की वजह से, सॉक्स की वजह से सड़ने लगता था इवन, है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत ही खराब स्थिति में चला गया था, राइट। उस समय जो बेसिकली आप देखोगे जर्नलिज्म कर रहा होगा उसको पुलित्जर प्राइज दे रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो वो एक समय है, और 1945-50 के बाद का एक समय है जहां पे धीरे धीरे वर्ल्ड रिकंस्ट्रक्ट हो रही है। क्यों? 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है। तो कुछ ऐसे प्राइज आप सोच के देखो, बहुत बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं मैं, बहुत नॉर्मल बात कर रहा हूं। क्या वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के समय क्या म्यूजिक चल रहा होगा इतना? ऑब्वियस ही बात है, नहीं चलेगी, है ना। वहां पे क्या हो रही है, सारे कंट्रीज में म्यूजिक तो चलेगी, लेकिन क्या इस लेवल पे हम उसमें प्राइज देंगे? क्या सोचने वाली बात है, नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उतनी ज्यादा डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है, दुनिया में बहुत कियोस मचा हुआ है ना। तो ऐसे प्राइज तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आप सोच के देखो, रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो है नोबेल प्राइज इन जर्नलिज्म, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट्स को जोड़ दिया गया। तो उस समय क्या इंटरनेशनल रिलेशन अंडरस्टैंडिंग कुछ ऐसी थी? नहीं थी। वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो चुका है, तब लोगों को जाकर थोड़ी सी क्या होना स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हुआ कि हम दुनिया को किस तरह से देख सकते हैं। क्लियर है? इस तरह से देखेंगे कि हमें समझना पड़ेगा कौन हमारा एलाई है, कौन हमारा बेसिकली अगेंस्ट है, इन सारी चीजों पे फोकस करना है। तो ये सारी चीजें बाद में हुई है 1945 के बाद। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैं टाइमलाइन बता रहा हूं। 1945 के बाद देखोगे आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्राइजेस स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। चलो, तो कलिंग अवार्ड जैसे साइंस में, तो हम बेसिकली बाद में जब क्या होंगे, आजाद होंगे 1947 के बाद, तभी हमें ये अवार्ड मिलेगी। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। यहां तक 7 बहुत इंपॉर्टेंट हमने क्या किया है, प्राइजेस की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत रत्न। यहां पे एक इतनी इंटरेस्टिंग सी चीज बताऊंगा मैं, शायद आपने कभी शायद सोचा नहीं होगा उस चीज को, ठीक है। जैसे फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस, ठीक है। ये हमने 1954 में फर्स्ट टाइम दिया था, ठीक है, सीवी रमन को, ठीक है, सीवी रमन को दिया था हमने, ठीक है। फिर जो राजगोपालाचारी है उनको दिया था हमने, ठीक है। फिर जो हम लोग देखेंगे, जो हमारे और भी एक मतलब आप देखोगे कौन थे,
रामकृष्णन थे, उनको दिया था हमने, ठीक है। तो आप देखो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया था हमने, राइट। तो ये जो 3 लोग हैं इनको हमने 1954 में फर्स्ट टाइम क्या दिया था, भारत रत्न दे दिया, ठीक। चलो ठीक है, मतलब सी राजगोपालाचारी, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, इनको हमने 1954 में भारत रत्न दे दिया, ठीक है। क्यों दिया होगा उस समय, ध्यान से सोचो। सीवी रमन को तो साइंस में मिल गया होगा, सीवी रमन को, राइट, सीवी रमन को तो साइंस में मिल गया होगा। पब्लिक सर्विस के लिए, पब्लिक सर्विस मतलब पब्लिक जनता के सर्विस के लिए किसको मिला होगा, दैट इज आप देखोगे सी राजगोपालाचारी को एंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, ठीक है, बहुत अच्छा। इमेजिन द सिचुएशन, हमने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया है, क्या वो आर्ट्स में कुछ उन्होंने किया है, आप बोलोगे नहीं। क्या उन्होंने लिटरेचर में कुछ किया है, आप बोलोगे नहीं। आप बोलोगे क्या साइंस में उन्होंने कुछ किया है, नहीं। क्या उन्होंने पब्लिक सर्विस कुछ करी है, जी नहीं। पब्लिक सर्विस का मतलब होता है आम लोगों तक कुछ करना, ठीक। लेकिन सचिन तेंदुलकर की कंट्रीब्यूशन इतनी बड़ी थी, ठीक है, भारत रत्न का पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा रीफिगर आउट किया गया, यानी कि इस तरह के इंसान को भारत रत्न क्या नहीं देंगे जिसने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पे इंडिया का नाम बनाया, इंडिया का परचम लहराया। यानी कि ये सचिन तेंदुलकर जाते थे मान लो शारजा में, और वहां पे बहुत चौके छक्के लगा के आ रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, वहां के बॉलर को बहुत टॉयल करवा रहे हैं, परेशान करके रखे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स इनसे डर रहे हैं, शेन वॉर्न वहां पर डर रहा है। तो क्या बताओ, ऑस्ट्रेलिया में सचिन तेंदुलकर के वजह से लोग इंडिया को नहीं जान रहे, ऑब्वियसली जान रहे होंगे। एक ऐसा टैलेंट है जिसके वजह से लोग क्या हो रहे हैं, इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि अरे वाह, यहाँ पे भी ऐसे प्लेयर्स हो सकते हैं, क्लियर है। तो समझो इस बात को, उनके लिए क्या किया गया, एक एक्सेप्शन क्रिएट किया गया कि अगर स्पोर्ट्स के फील्ड में भी या कोई भी इंसान जो भारत के नाम को थोड़ा ऊंचे लेवल तक लेके चला जाए, उनको भी हम भारत रत्न दे देंगे, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर को इस तरह से मिला था, और बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी उस समय कि अगर स्पोर्ट्स में आपको देना ही है तो सचिन तेंदुलकर से पहले दैट इज मेजर ध्यानचंद जो थे, ठीक है, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनको हमें देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो हमें बहुत सारे गोल्ड मेडल जितवाए हैं ओलंपिक्स में, ठीक है। तो ये सारी कंट्रोवर्सी थोड़ी चल रही थी, क्लियर है। तो थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे बताना था मैंने आपको चीज बता दिया। 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न मिला था फर्स्ट टाइम, मैंने लिख के भी दे दिया आपको। डॉक्टर जो सीवी रमन है साइंस के फील्ड में, ठीक है, सी राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्लियर है। चलो, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये फिल्म में हम लोगों ने 1969 में दिया। 1969 में एक और इवेंट होती है जिसको मैं अभी बिना बताए रुक नहीं सक रहा, ठीक है। 1969 में जो इवेंट हुई थी उसका नाम क्या है, इसरो का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। इस बात को आप लोग साइड में कहीं लिख लो। क्यों नहीं रुक पा रहा था, क्योंकि अभी चंद्रयान 3 इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च कर दी। इतने कम बजट में, इतने कम पैसे में हम वो सारी चीजों को अचीव कर रहे हैं जो बाकी यूरोपियन एजेंसीज जैसे, अमेरिकन एजेंसी जैसे नासा है, वो लोग अचीव नहीं कर पा रहे, ठीक है। अगर इंडिया के पास, इसरो के पास इतनी फंडिंग आ जाए, इतने पैसे आ जाए, तो इसरो भी बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। आप देखोगे जो सोमनाथ है, ठीक है, जो उनके चीफ है ना, या एस सिवान जो है, उन्होंने भी ये चीजें बताई थी कि प्राइवेट प्लेयर्स को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा स्पेस रिसर्च में, ठीक है, तभी जाके इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम जो है वो बहुत आगे काम करना स्टार्ट करेगा। जैसे अमेरिका में देखो, आप देखो वहां पे ब्लू ओरिजिन है किसका, जेफ बेजोस का। आप देखो वहां पे स्पेस एक्स है किसका, दैट इज एलोन मस्क का। तो वहां पे प्राइवेट प्लेयर्स बहुत सारे इन्वॉल्व है। आप सोच के देखो, नासा को अगर बहुत भारी भरकम कुछ सैटेलाइट्स को लॉन्च करना होता है, ठीक है, अंतरिक्ष में, या बहुत बाहर कुछ मिशन करना होता है, तो वो किसका यूज करते हैं, किसके रॉकेट्स का यूज करते हैं, वो यूज करते हैं आप देखोगे स्पेसएक्स के रॉकेट का, दैट इज फैल्कन 9। फैल्कन 9 अभी दुनिया का सबसे बड़ा क्या और सबसे भारी भरकम रॉकेट है, जो बड़े से बड़े सैटेलाइट को बहुत आसानी से क्या करता है, अंतरिक्ष तक छोड़ के वापस आ जाता है, यानी वापस से उसको रीयूजेबल उन्होंने बना दिया स्पेसएक्स ने, ठीक है। तो इस तरह का जो कंट्रीब्यूशन है वहां पे देखो प्राइवेट प्लेयर्स दे रहे हैं। तो इंडिया के जितने भी चीफ हैं वो यही बातें कर रहे हैं, ठीक है, कि ये चीज होना चाहिए। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड कहाँ है, फिल्म में देना स्टार्ट किया हमने 1969 से। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड क्यों देते हैं, क्योंकि दादा साहेब फाल्के का बहुत ही बड़ा और एक्चुअली सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को स्टार्ट करने का, ठीक है। वो बेसिकली वहां पे देखो प्रोडक्शन भी करते थे, डायरेक्शन भी करते थे, ठीक है। तो इसीलिए देखो, जब किसी को बहुत ज्यादा कुछ उत्कृष्ट प्राइज देना होता है तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है साल के एंड में। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाता है। जैसे दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दे चुके हैं हम लोग, रजनीकांत को दे चुके हैं, ठीक है। आप देखोगे दिलीप कुमार को मिल चुका है, आप देखोगे अमिताभ बच्चन को मिल चुका है, ठीक है। तो इतनी बड़ी शख्सियत है, आप समझ सकते हो ना दादा साहेब फाल्के अवार्ड, यानी दादा साहेब फाल्के कितने बड़े शख्सियत होंगे कि ऐसे बड़े बड़े एक्टर को भी उनके नाम पे प्राइज मिल रहा है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन आप समझ सकते हो। और इस ईयर को तो कभी मत भूलना 1969 में, क्योंकि इस दिन तो चलो दादा साहेब फाल्के अवार्ड स्टार्ट हुई फिल्म के लिए, लेकिन इसरो की भी स्थापना होती है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट है ज्ञानपीठ अवार्ड और सरस्वती सम्मान। आपको नाम से समझ में आएगा, ज्ञान का मतलब क्या है, ज्ञान कहां से आएगा,
पढ़ाई लिखाई से, लिटरेचर से। और सरस्वती जी किसका प्रतीक है? दैट इज हमारे पढ़ाई से रिलेटेड ही है, यानी शिक्षा की क्या है, वो देवी है, स्वरूप। उस फॉर्म में हम लोग देखते हैं, पूछते हैं उनको, है ना, शिक्षा का स्वरूप मानते हैं उनको। दोनों ही फील्ड से आप देखोगे कहां से रिलेटेड है वो, दोनों ही आप देखो लिटरेचर से रिलेटेड है। ठीक है, इस तरह से आप याद रखोगे। ज्ञान कहां से रिलेटेड होगा? लिटरेचर से। और सरस्वती सम्मान भी किससे रिलेटेड है? लिटरेचर से। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, ज्ञानपीठ अवार्ड कब स्टार्ट होता है? 1965 में। 1965 में। आपको एक चीज पता होना चाहिए, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए। 1965 में फर्स्ट टाइम इंडिया ने क्या किया था? बेसिकली आप देखोगे इंडिया ने फर्स्ट टाइम उस समय पाकिस्तान से वॉर करी थी, है ना। इंडिया ने फर्स्ट टाइम 1965 में क्या किया था? पाकिस्तान से फर्स्ट वॉर करी थी। 1971 वाला वॉर सेकंड होता है ना। और उससे पहले एक और वॉर हो चुकी होती है हमारे 1962 में, जो कि हम लोग इंडो चाइना वॉर कहते हैं जिसमें हमारे इंडियन मेन लैंड से अक्साई चीन को ले लिया गया था। ठीक है, अगर डेटा की बात करूं तो लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर को क्या किया था उन्होंने? कब्जा कर लिया है। दैट इज अक्साई चीन को ले लिया है, राइट। सक्सकाम वैली, इनको भी उन्होंने ले लिया। तो उस चीज को लेकर मैं डेडिकेटली एक अलग से वीडियो बना के आपको दूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि जो बोन ऑफ कंटेंशन है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इन सब के बीच में एक्चुअली में क्या है। ठीक है, उन सब चीजों को भी मैं समझाऊंगा पूरे जियोपॉलिटिक्स में। ठीक, सो दादा साहेब फाल्के अवार्ड क्या है? फिल्म से रिलेटेड है, 1969। ठीक है, इसरो की स्थापना होती है। ज्ञानपीठ अवार्ड, सरस्वती सम्मान, दोनों ही लिटरेचर से रिलेटेड है। ज्ञानपीठ अवार्ड को कब दिया हमने? 1965 में। और सरस्वती सम्मान को हमने दिया है 1991 में। ठीक है, 1991 कौन सा साल है? जिस साल हम लोग क्या करते हैं? खुद को लिबरलाइज करते हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आते हैं। ठीक है, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसको एलपीजी रिफॉर्म कहते हैं। एल से लिबरलाइजेशन, ठीक है, पी से दैट इज एलपीजी। ठीक है, तो आप इस चीज को क्या करोगे? ध्यान रखोगे। 1991 में मनमोहन सिंह उस समय क्या कहते हैं? आप देखो फिनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, चलो, लिबरलाइजेशन एल से, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन। लिख लो, इसको लिखना चाहते हो लिख लो। इससे पहले क्या होता था? 1991 से पहले हमने अपने पूरे मार्केट को क्लोज करके रखा था। दैट इज बाहर के कोई भी कंपनी हमारे कंपनी का स्टेक खरीदकर उसमें अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी। ठीक है, ये हमने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए किया था, क्योंकि हमारा मार्केट उस समय क्या था? बहुत नेसेंट स्टेज में था, है ना। बहुत ही छोटे छोटे दामों पे बाहर के लोग आराम से उसको ओन कर लेते हैं। ठीक है, आई डोंट नो स्मार्ट तरीका था या नहीं था। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा हमने पीछे कर दिया ये काम, थोड़ा हमें पहले करना चाहिए था। जैसे चाइना में आप देखोगे 1978 के समय उन्होंने अपना मार्केट ओपन कर दिया था। अमेरिकन लीडर्स आके यहाँ पे देखोगे बहुत इन्वेस्टमेंट करने की गारंटी दे देते हैं। देखो नेक्स्ट, वाचस्पति सम्मान। वाचस्पति सम्मान क्या है? वाचस्पति सम्मान आप देखोगे संस्कृत लिटरेचर में दिया जाता है। संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज जिसके लिए सब जानते हैं कि बहुत साइंटिफिक है, लेकिन धीरे धीरे लोग कैसे होते जा रहे? कम होते जा रहे, संस्कृत को जानने वाले, संस्कृत के ज्ञाता कम होते जा रहे, जो कि कहीं ना कहीं एक दुखद घटना तो है। ठीक है, इंडिया में कल को अगर मान लो, सपोज मैं, आप जितने भी वीडियो देख पा रहे होंगे इनको, मैं सीधी सी बात कहता हूँ कि अगर कल को आप मान लो अपने बच्चों का एकदम बिल्कुल एक सुरक्षित भविष्य देखना चाहते हो, तो अगर उनको संस्कृत से आप नॉर्मली भी, मैं कह रहा हूँ नॉर्मल तरीके से कह रहा हूँ, अगर उनको बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी करवा देते हो, तो उनका इंडिया में बहुत ही अच्छा जॉब में, इंडिया की सिर्फ बात नहीं कर रहा, दुनिया में हर एक जगह पे संस्कृत के लिटरेचर को जानने वाले ज्ञाता की डिमांड है। वो आराम से हो सकता है कभी ना कभी, या कोई ना कोई क्या करेगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, राइट, या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी जाके प्रोफेसर बन सकता है बहुत इजीली, है ना। बस उसमें बहुत ज्यादा उनको इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, चलो, ये कब से स्टार्ट हुआ? 1992 से। 1992 से हमने क्या स्टार्ट किया? वाचस्पति सम्मान स्टार्ट किया, जो कि संस्कृत लिटरेचर में दिया जाता है। सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको एक एक चीज करके रखना है। ठीक है, प्राइस का नाम है इधर और ये फील्ड्स है। चलो नेक्स्ट पार्ट, शंकर अवार्ड। शंकर अवार्ड हम किसको देते हैं? इंडियन फिलोसफी में जो बहुत अच्छे काम करते हैं, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, उनको हम देते हैं शंकर अवार्ड। ठीक है, इंडियन फिलोसफी, जो कि बेसिकली 9 ऐसे फिलोसफी हमारे इंडिया में आए हैं। ठीक है, 6 एक तरफ के, 3 अलग तरीके के। ठीक है, उसमें हम लोग डीपली नहीं जाएंगे, बस इतना समझेंगे हमारे इंडिया में 9 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है। ठीक है, 9 स्कूल ऑफ फिलोसफी है। आर्ट एंड कल्चर भी क्या होता है, यानी जैसे आपका कुछ अपना बिलीफ होगा, आप कुछ ना कुछ अलग तरीके से आर्ट करते होगे, आपका अपना कुछ ना कल्चर होगा। कल्चर के डिफरेंस होने की वजह से आप देखोगे क्या होती है, शादियां रुक जाती है ना, कि हमारे में नहीं, ये कल्चर नहीं है, ऐसे शादी नहीं होगा, वैसे शादी होगा। ठीक, कोई बोलेगा नहीं 7 फेरे लगाओ, कोई बोलेगा 3 फेरे लगाओ, कोई बोलता है हमारे फेरे नहीं चलता, है ना। तो बहुत सारी घटनाएं हैं। ठीक है, वो कल्चर का पार्ट है। तो इन सब में जो भी डेवलपमेंट होती है वो शंकर अवार्ड
उनको दिया जाता है। नेक्स्ट है व्यास सम्मान। वेद व्यास कौन थे? वेद व्यास देखोगे, वेद व्यास ने पूरा का पूरा आप देखो महाभारत उन्होंने लिखा था। तो जो कुछ भी लिखाई पढ़ाई से होगी, ठीक है, वो कैसा है? लिटरेचर, ठीक है। यानी व्यास सम्मान किस फील्ड में देते हैं हम लोग? लिटरेचर के फील्ड में देते हैं। और जितने भी यहाँ पे आपको प्राइज दिख रहे हैं ना, इतने ही प्राइज आपको करंट अफेयर्स में भी करके जाने हैं। यानी 2024 में किनको व्यास सम्मान मिला, 2024 में किनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, 2024 में किनको नोबेल प्राइज मिला, 2024 में किनको ग्रैमी अवार्ड मिला, 2024 में किनको ऑस्कर मिला। ये सारी घटनाओं को हमें बस पढ़ के जाना है बस, ठीक है। नेक्स्ट कबीर सम्मान। सो कबीरदास, कबीरदास कौन थे? कबीरदास बेसिकली देखो जो सोशल स्ट्रक्चर था उनके अगेंस्ट थे कि सबके बीच में हार्मनी नहीं है, सब अपने में इधर उधर लगे हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली सोशल और कम्युनल हार्मनी के लिए बहुत काम किया। तो इसीलिए देखोगे कबीर सम्मान किनको मिला? कबीर सम्मान किस लिए दिया था? जो सोशल और कम्युनल हार्मनी के लिए काम करता है। जैसे एग्जांपल में बताऊं कि कोई बहुत एक इंपॉर्टेंट मान लो उलेमा है या कोई बहुत बड़े साधु हैं, ठीक है, उन्होंने हमारे कम्युनल चीजों को लेकर बहुत अच्छी टिप्पणियां की, काम किया उस चीज को करने में, है ना, उस चीज को सुदृढ़ करने में उन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया है। ऐसे जो लोग होंगे उनको कौन सा प्राइज मिलेगा? अवार्ड मिलेगा, दैट इज कबीर सम्मान। द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य कौन थे? द्रोणाचार्य अर्जुन के कौन थे? गुरु थे। सिर्फ अर्जुन के नहीं, पूरे पांडव के, कौरव के, सबके क्या थे? गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य। तो गुरु द्रोणाचार्य का काम क्या है? एज अ गुरु काम है, यानी एज अ कोच काम है। तो जो भी स्पोर्ट्स में, कोचिंग में, है ना, स्पोर्ट्स कोचिंग और ट्रेनिंग में जो भी बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूशन करेंगे, जैसे मान लो कल को हमें पता चला कि जेवलिन जो थ्रो करते हैं दैट इज नीरज चोपड़ा, उनके जो गुरु हैं उनके वजह से नीरज चोपड़ा का प्रोग्रेस इतना ज्यादा हो रहा है, तो हो सकता है उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिले, है ना। बैडमिंटन में हमारी टीम बहुत अच्छी कर रही है, उनके जो गुरु होंगे उनको मिल सकता है। शूटिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग, तो मान लो उनके किसी गुरु को मिलेगा। जिनका भी योगदान सबसे ज्यादा होगा उनको हम क्या करते हैं? द्रोणाचार्य अवार्ड देते हैं, जिस भी गुरु का। कब से स्टार्ट किया हमने? 1985 से, ठीक है, 1985 से। अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, अर्जुन क्या है? बहुत अच्छा शिष्य था, बहुत अच्छा शिष्य था, ठीक है। यानी अर्जुन अवार्ड हम किसको देंगे? जो भी स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छा काम करेगा। जैसे अर्जुन अवार्ड किनको किनको मिल चुका है स्पोर्ट्स में? आप देखोगे धोनी को मिल चुका है, आप देखोगे कोहली को मिल चुका है, आप देखोगे सचिन को मिल चुका है। ऐसे बड़े बड़े नाम जितने भी हैं आप देखोगे उन लोगों को क्या मिला हुआ है? अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। तो साल में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंसान को अर्जुन अवार्ड देते हैं, अर्जुन अवार्ड लगभग पाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं साल में, ठीक है। हमने कब से स्टार्ट किया? 1961 से। इन सब की अपनी एक प्राइज मनी होती है। जैसे मान लो द्रोणाचार्य अवार्ड में शायद 5 लाख या कुछ 10 लाख रुपए मिलते हैं एक जो जीतते हैं, उसके साथ जो भी मोमेंटो दिया जाता है, लाइक जैसे मान लो कुछ शॉल वॉल दे दिया उनको, फूल दस्ते दे दिए हैं या कुछ मेडल दे दिया, ये सब भी साथ में दिया जाता है, उसको मोमेंटो कहते हैं, है ना, जिससे हम उनको स्वागत करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा अवार्ड है हमारे लिए। नेक्स्ट है भटनागर अवार्ड, जो कि साइंस में दिया जाता है, ठीक है। अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा था एक और अवार्ड, ठीक है, जो कि साइंस में दिया जाता था। अब देखो यहाँ पे कलिंग अवार्ड दिखेगा आपको, है ना, कलिंग अवार्ड दिखेगा आपको, ये रहा कलिंग अवार्ड जो हम साइंस में देते हैं। इसी तरह से भटनागर अवार्ड हम किस में देते हैं? साइंस फील्ड में दिया जाता है, ठीक है, साइंस के फील्ड में देते हैं हम लोग 1957 से। क्लियर है। नेक्स्ट धनवंतरी अवार्ड। धनवंतरी बेसिकली देखो, आप देखोगे इंडियन हिस्ट्री में धनवंतरी का नाम बहुत ऊपर रखा जाता है। धनवंतरी को बोला जाता है कि इन्होंने मेडिकल साइंस में बहुत काम किया है, ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके के इन्होंने क्या किए हैं? जड़ी बूटियों पे काम किया है, ठीक है। तो धनवंतरी अवार्ड किनको दिया जाएगा? जो मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे। हर चीज का देखो अपना एक इतिहास है, ऐसे ही पढ़ोगे सिर्फ रटोगे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए मैंने इस लेक्चर को थोड़ा समझाकर कोशिश करी है आप तक समझाऊं। तो धनवंतरी कौन है? एंशिएंट इंडिया के बहुत बड़े क्या है, आप देखोगे वेद जिसको बोलते हैं, जिन्होंने बहुत सारे मेडिसिन पे काम किया, ठीक है। तो आप देखो मेडिकल साइंस में इन फील्ड में जो भी अच्छा करता है उनको दिया जाता है 1971 से, ठीक है। एंड नेक्स्ट है बॉर्डलो अवार्ड, ठीक है, बॉर्डलो। बॉर्डलो अवार्ड का पूरा नाम क्या है? नॉर्मन बॉर्डलो। नॉर्मन बॉर्डलो, ठीक है। नॉर्मन बॉर्डलो ने बेसिकली क्या किया था? ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था, ठीक है। आपके पास ये पीडीएफ और लेक्चर्स के साथ सब कुछ अवेलेबल है, आपको वहां से पढ़ना चाहिए, ठीक है। रेवोल्यूशन, फादर ऑफ रेवोल्यूशन से उस चैप्टर में मैंने एकदम बिल्कुल डिटेल में बताया। सो नॉर्मन लॉ ने क्या किया था? नॉर्मन बॉर्डलो ने क्या किया था? ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था, है ना, कि हम हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे। डॉफ वैरायटी को हमने इंडिया में इंप्लीमेंट कर दिया था, जिसके थ्रू, इसके थ्रू होगा क्या? हम इरिगेशन फैसिलिटी इंप्रूव करेंगे, साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करेंगे, पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे, और हम क्या करने वाले हैं? अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाएंगे, यानी पर एकड़ जमीन या पर हेक्टेयर जमीन पे हम अपनी उत्पादन को बढ़ा देंगे। तो ये किस फील्ड में दिया जाएगा? नॉर्मन बॉर्डलो ने जब ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए काम किया है तो एग्रीकल्चर में दिया जाएगा। और हम कब देते हैं? 1992 में, 1992 से, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या था? इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन।
ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, इसीलिए इनको एग्रीकल्चर का भी क्या दिया जाता है, एग्रीकल्चर में जो भी अच्छा काम करते हैं उनको बॉर्डलो अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, MS स्वामीनाथन हमारे इंडिया के कौन है, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये सारा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हमें थोड़ा प्यार दीजिए। ठीक है, और कमेंट्स में भी बताइए कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लग रहा है। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमारा एक अपना ऐप है दैट इज मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट का 2.0 ऐप। ठीक है, इसको डाउनलोड करके आप बहुत सारे वहाँ पे कोर्सेज को भी विजिट कर सकते हैं, और भी अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।